किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संदीप नागर। तारीख हो चुकी है 27 जुलाई 2026 दिन है सोमवार का। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और खुश होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं मंडी के बाजार की। किसान भाइयों, शुक्रवार के दिन आष्टा मंडी में बेहतर गुणवत्ता वाला सोयाबीन लगभग 7,300 रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर बिक रहा था। इसके बाद शनिवार और रविवार को मंडी और अधिकांश प्लांट बंद रहे, इसलिए 2 दिन तक नई नीलामी नहीं हुई है। वर्तमान में सोयाबीन का बाजार मजबूत बना हुआ है और अच्छी गुणवत्ता वाले सोयाबीन के भाव 7,000 रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर बिक रहे हैं। अब आज सोमवार को मंडियों और प्लांट खुल चुके हैं, इसलिए देखना होगा कि बाजार में तेजी और बढ़ती है या कुछ नरमी देखने को मिलेगी। वहीं गेहूं के बाजार की बात करें तो वर्तमान में गेहूं का बाजार भी काफी अच्छा चल रहा है। अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूं की मांग लगातार बनी हुई है। सरबती, लोगवन, हर्षिता, GW 513, 1544 और अन्य अच्छी वैरायटी के गेहूं में भी व्यापारियों और बीज खरीदारों की खरीद जारी है। चना बाजार की बात करें तो सफेद चना यानी रशियन चना और देसी लाल चना दोनों में ही पिछले कुछ दिनों से अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। बेहतर गुणवत्ता वाले चने की मांग बनी हुई है, जिससे बाजार मजबूत बना हुआ है। अब आज सोमवार का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। सभी फसलों की नीलामी आज दिन में होगी। देखना होगा कि सोयाबीन, गेहूं, चना, मसूर, मूंग और अन्य फसलों के भाव में बदलाव देखने को मिलता है या नहीं। आज दिन में हमारे द्वारा आष्टा मंडी के सभी फसलों के सटीक और ताजा मंडी भाव वीडियो अपलोड किए जाएंगे। यदि आप सोयाबीन, गेहूं, चना व अन्य फसलों का सही बाजार जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो जरूर देखें। ध्यान रखें, मंडी का बाजार प्रतिदिन बदलता रहता है, इसलिए किसी भी प्रकार की खरीद या बिक्री का निर्णय हमेशा अपने विवेक और बाजार की वास्तविक स्थिति को देखकर ही लें। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए आज सोमवार का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। मूंग खरीदी को लेकर नाराज किसान आज राजधानी भोपाल में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करेंगे। किसान संगठन और विभिन्न सामाजिक संगठन मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच करेंगे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश भर के किसानों से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस आंदोलन में शामिल होकर अपनी आवाज बुलंद करें। किसानों का आरोप है कि सरकार इस बार मूंग की पूरी खरीदी नहीं कर रही है। उनका कहना है, पिछले वर्ष पात्र किसानों की पूरी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर खरीदी गई थी, लेकिन इस बार केवल 25% तक खरीदी होने की बात सामने आ रही है। इससे हजारों किसानों अपनी उपज बेचने को लेकर चिंता में हैं। हरदा, नर्मदापुरम, सिवनी, मालवा, बैतूल और आसपास के कई इलाकों से किसान भोपाल पहुंच रहे हैं। किसान संगठनों का कहना है कि जब सरकार ने मूंग की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया था तो अब खरीदी के समय पीछे क्यों हट रही है। किसानों की मांग है कि पिछले साल की तरह इस बार भी पात्र किसानों को 100% मूंग MSP पर खरीदा जाए। किसानों का कहना है, अगर सरकार पूरी खरीदी नहीं करेगी तो उन्हें मजबूरन अपनी फसल खुले बाजार में कम दाम पर बेचनी पड़ेगी, जिससे हजारों रुपए का नुकसान होगा। उनका सवाल है कि जब किसान ने सरकार की नीति पर भरोसा करके खेती की तो अब उसकी उपज की पूरी खरीदी क्यों नहीं कर रही है। वही सरकार का कहना है, खरीदी निर्धारित नियमों और पात्रता के अनुसार की जा रही है और प्रक्रिया जारी है, लेकिन किसान संगठन इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है, जब तक 100% खरीदी की स्पष्ट घोषणा नहीं होती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में इन दिनों करीब 1160 करोड़ के फोर्टिफाइड चावल घोटाले की जांच चल रही है। इस मामले की जांच के लिए सरकार ने विशेष दल यानी SIT बनाई है। हाल ही में SIT ने 3 और राइस मिल संचालकों और एक मिल मैनेजर को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मामले में कुछ 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि कुछ आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। अब समझते हैं यह घोटाला आखिरकार क्या है। सबसे पहले यह जानिए कि फोर्टिफाइड चावल सामान्य चावल नहीं होता है। इसमें सरकार आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 जैसे पोषक तत्व मिलवाती है। यह चावल गरीब परिवारों, आंगनबाड़ी, मिड डे मील और सरकारी योजनाओं के लिए तैयार किया जाता है। कुछ सरकारी स्टॉक एथेनॉल उत्पादन के लिए अधिकृत इकाइयों को भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत दिया जाता है। SIT का आरोप है कि एथेनॉल प्लांटों के लिए भेजे गए सरकारी चावल का कुछ हिस्सा अपने तय गंतव्य तक नहीं पहुंचा। जांच के अनुसार इस चावल को रास्ते में निजी राइस मिलों की ओर मोड़ दिया गया। वहां उसकी कस्टम मिलिंग कराई गई और फिर उसे दोबारा सरकारी खरीद प्रणाली में शामिल कर बेचने का आरोप है। यानी सरकार अनाज से बार बार कमाई करने का एक कथित नेटवर्क बनाया गया। यह मामला 3 जून 2026 को सामने आया, जब छिंदवाड़ा के एथेनॉल प्लांट के लिए भेजे जा रहे 242 क्विंटल फोर्टिफाइड चावल से भरा एक ट्रक बालाघाट की एक निजी राइस मिल में पकड़ा गया। इसके बाद जांच का दायरा बढ़ाया गया और कई ट्रकों, राइस मिलों तथा दस्तावेजों की जांच
शुरू की। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर जांच में आरोप सही साबित होते हैं तो गरीबों के लिए भेजा गया सरकारी उपयोग के लिए आवंटित चावल आखिर रास्ता कैसे बदल गया? किस स्तर पर निगरानी में चूक हुई? क्या केवल मिल मालिक जिम्मेदार है या पूरा नेटवर्क भूमिका में है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए एसआईटी लगातार कार्रवाई कर रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में और गिरफ्तारी तथा बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार की अगली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIS जनवरी 2027 में भोपाल में आयोजित होगी। इसमें भारत और विदेश की बड़ी कंपनियों को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया है। इसका उद्देश्य नए उद्योग लगाना, रोजगार बढ़ाना और राज्य में निवेश लाना। नीरज मंडलोई वरिष्ठ IAS अधिकारी और उन्हें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के भरोसेमंद अधिकारियों में माना जाता है। अब उन्हें मुख्यमंत्री के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ACS की जिम्मेदारी के साथ साथ उद्योग एवं MSME विभाग और GIS 2027 की पूरी तैयारी की कमान भी दी गई है। उज्जैन में करीब 700 करोड़ की लागत से बनने वाली 4 लेन सड़क परियोजनाओं को लेकर किसानों का विरोध तेज हो गया है। कई गांवों के किसानों ने अपनी कृषि भूमि देने से इनकार कर दिया है। किसानों का कहना है विकास के वे विरोध नहीं है, लेकिन उनकी उपजाऊ जमीन कम मुआवजे में नहीं ली जानी चाहिए। उनका आरोप है कि सड़क की ऊंचाई, सर्विस रोड और भूमि अधिग्रहण के तरीके पर उनकी आपत्तियों को गंभीरता से नहीं सुना जा रहा है। किसानों की मांग है यदि सरकार जमीन लेती है तो उचित मुआवजा दिया जाए, सड़क के डिजाइन में बदलाव किया जाए और दोनों ओर सर्विस रोड बनाई जाए ताकि गांव का संपर्क बना रहे। भारतीय किसान संघ सहित कई किसान संगठन में भी इन मांगों का समर्थन किया है। इससे पहले भी उज्जैन में सिंगस्त 2028 से जुड़ी लैंड पुलिंग योजना को किसानों ने विरोध किया था। विरोध बढ़ने के बाद राज्य सरकार ने वह योजना वापस ले ली थी। अब किसान चाहते हैं कि नई सड़क परियोजना में भी उनकी सहमति बने, उचित मुआवजा और खेती के हितों का पूरा ध्यान रखा जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सरकार किसानों से बातचीत कर कोई नया समाधान निकालेगी या फिर यह विरोध आगे और तेज होगा? आने वाले दिनों में इस परियोजना को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत अहम रहने वाली है। देश भर में नीट परीक्षा विवाद को लेकर चल रहे CJP यानी कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन को पहली बड़ी सफलता मिल गई। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों में शामिल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब हो चुका है। इसके बाद केंद्र सरकार ने वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री नियुक्त कर दिया है। पिछले 36 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया था। लाखों छात्रों और युवाओं परीक्षा व्यवस्था में सुधार तथा जवाबदेही की मांग कर रहे थे। आंदोलनकारियों की पहली और सबसे बड़ी मांग थी शिक्षा मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे। अब सरकार ने यह फैसला ले लिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफा में कहा है उन्होंने छात्रों के हित और शिक्षा व्यवस्था पर भरोसे बनाए रखने के लिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ा है। वही सरकार ने तुरंत फैसला करते हुए कर्नाटक से सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी है। वे अपने अन्य मंत्रालयों के साथ फिलहाल शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। अब पूरे देश की नज़र नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर रहेगी। छात्र संगठनों का कहना है कि सिर्फ मंत्री बदलने से काम नहीं चलेगा, बल्कि परीक्षा प्रणाली पर पारदर्शिता, पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई और छात्रों का भरोसा वापस लाने के लिए ठोस सुधार भी जरूरी है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि नई शिक्षा मंत्रालय की टीम इन मांगों पर क्या कदम उठाती है। मध्य प्रदेश के किसानों के बीच इन दिनों एक बड़ा सवाल चर्चा में है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का पैसा आखिर कब आएगा? सबसे पहले समझते हैं कि यह योजना क्या है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार पात्र किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अलावा अतिरिक्त आर्थिक सहायता देती थी। पहले राज्य सरकार की ओर से 4000 सालाना यानी 2000 की 2 किस्तों में दिए जाते थे, जबकि केंद्र सरकार की PM किसान योजना से 6000 मिलते थे, यानी पात्र किसान को कुल 10,000 सालाना सहायता मिलती थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि राशि किसानों को कब से नहीं मिली। उपलब्ध जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की आखिरी किस्त 14 अगस्त 2025 को किसानों के खाते में भेजी गई थी। इसके बाद से राज्य सरकार की ओर से नई किस्त जारी नहीं हुई है। इस बीच केंद्र सरकार ने PM किसान योजना की किस्तें नवंबर 2025, मार्च 2026 और जून 2026 में जारी कर दी है, लेकिन मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की अगली किस्त किसान अभी भी इंतजार कर रहे हैं। राज्य के लगभग 80 से 82 लाख पात्र किसान इस योजना से जुड़े हैं। किसान लगातार सरकार से पूछ रहे हैं, जब योजना के लिए बजट का प्रावधान किया गया तो किस्त जारी क्यों नहीं हो रही है। फिलहाल सरकार ने अगली किस्त की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है। यानी अगर मध्य प्रदेश के किसान और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि का इंतजार कर रहे हैं तो फिलहाल आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। जैसे ही सरकार अगली किस्त जारी करने की तारीख घोषित करेगी, हम आपको सबसे पहले इसकी जानकारी दे देंगे।
मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले के प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में इन दिनों दान को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। यह मंदिर प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। वह बड़ी मात्रा में नगद, सोना, चांदी तथा अन्य चढ़ावा चढ़ाते हैं। विवाद तब शुरू हुआ जब शिकायत मिली कि मंदिर की सरकारी प्रबंधन समिति के अलावा एक कथित निजी समिति भी मंदिर परिसर में दान और चढ़ावा इकट्ठा कर रही है। आरोप है कि कुछ लोगों ने मंदिर के नाम से रसीदें छपवाकर श्रद्धालु से नगद और सोना चांदी लिया और उसे सरकारी खाते में जमा करने के बजाय निजी बैंक खातों में जमा किया। शिकायत मिलने के बाद आगरमालवा कलेक्टर ने 3 सदस्यीय जांच समिति इंक्वायरी कमेटी बनाई। समिति को बैंक खातों, रसीद पुस्तिकाओं, दान के रिकॉर्ड और संबंधित लोगों की भूमिका की जांच की जिम्मा दिया गया है। राज्य सरकार ने यह भी कहा है यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यह मामला जांच के चरण में है। अभी तक किसी अदालत ने किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया है और न ही इस मामले में अंतिम सजा सुनाई गई है। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि किसी को सजा मिल चुकी है। जांच के बाद यदि आरोप साबित होते हैं तभी कानूनी कार्रवाई के दंड और प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर मंदिर में दान लेने की आधिकारिक व्यवस्था पहले से मौजूद थी तो समानांतर व्यवस्था कैसे चलती आ रही थी? क्या निगरानी में चूक हुई या किसी स्तर पर मिलीभगत थी? इन सभी सवालों के जवाब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल सरकार का कहना है दोषी चाहे कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। 28 जुलाई मंगलवार से प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश का दौर तेज होने वाला है। भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, इंदौर, उज्जैन, देवास, राजगढ़, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला और जबलपुर सहित कई जिलों में भारी बारिश की संभावना रहेगी। वहीं ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, रीवा, सतना और सागर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 30 और 31 जुलाई को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना मिलेगी। किसानों से अपील है कि मौसम को देखते हुए खेतों में कार्य करें और फसल को सुरक्षित रखने के लिए तिरपाल तथा जल निकासी की व्यवस्था पहले से जरूर कर ले हुए हैं। भोपाल वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजधानी भोपाल में पीएम ई बस सेवा के तहत नई इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल शुरू हो गया है। सोमवार से यात्रियों के साथ ट्रायल रन किया जा रहा है और खास बात यह है 15 अगस्त तक इन बसों में यात्रा पूरी तरह मुक्त रहेगी। शुरुआत में 10 इलेक्ट्रिक बसें 2 प्रमुख रूटों पर चलाई जा रही है। पहला रूट बैरागढ़ से लाल घाटी, ब्रिगेड, न्यू मार्केट होते हुए कोलार तक रहेगा। दूसरा रूट बोर्ड ऑफिस, चेतक ब्रिज, सुभाष नगर और अशोक गार्डन होते हुए कोच फैक्ट्री तक जाएगा। इन बसों में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए कई आधुनिक सुविधा दी गई है। हर बस में 5 सीसीटीवी कैमरे, डिजिटल टिकटिंग, मोबाइल ऐप से पास बनाने की सुविधा भी है। एआई आधारित यात्री गणना प्रणाली, पैनिक बटन, इमरजेंसी बटन, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम और दिव्यांग यात्रियों के लिए ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक व्हील चेयर के लिफ्ट लगाई गई है। अधिकारियों के अनुसार यात्रियों के साथ ट्रायल सफल रहने के बाद 15 अगस्त के आसपास इलेक्ट्रिक बस सेवा का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। वर्ष 2026 तक अंत भोपाल 10 अलग अलग रूटों पर 100 इलेक्ट्रिक बस चलाने का लक्ष्य रह जाएगा। अगर यह योजना सफल रही तो भोपाल के सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अधिक आधुनिक, प्रदूषण मुक्त और यात्रियों के लिए पहले से अधिक सुविधाजनक हो जाएगी। मध्य प्रदेश के करीब 90,000 अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए अतिथि शिक्षकों को पूरे शैक्षणिक सत्र में 10 आकस्मिक अवकाश यानी 10 CL देने का निर्णय लिया है। अब तक अतिथि शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की तरह निर्धारित CL की सुविधा नहीं मिलती थी। यदि उन्हें किसी कारण से छुट्टी लेनी पड़ती थी तो उस दिन का मनोदय कटने, अनुपस्थित दर्ज होने की समस्या रहती थी। इस फैसले का उद्देश्य अतिथि शिक्षकों को भी आवश्यक परिस्थितियों में सीमित संवैधानिक अवकाश जैसी सुविधा देना है। नए नियम के अनुसार कार्यभार ग्रहण करते ही अतिथि शिक्षकों को 1 दिन की CL मिलेगी। इसके बाद प्रत्येक 30 दिन का कार्य पूरा करने पर एक अतिरिक्त CL जुड़ जाएगी। पूरे सत्र में अधिकतम 10 CL मिलेगी और एक बार में अधिकतम 3 दिन का अवकाश लिया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि यह फैसला अतिथि शिक्षकों की कार्य स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। हालांकि अतिथि शिक्षकों संगठनों का कहना है स्वयं गौतम्य कदम है, लेकिन उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगे जैसे नियमितीकरण, बेहतर मनोदय और सेवा सुरक्षा अभी भी पूरी होना बाकी है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के ऐतिहासिक नरवर किले से चोरी हुई करीब 400 साल पुरानी तोप का अब तक कोई पता नहीं चल सका। यह तोप 15-16 जुलाई 2026 की रात को चोरी हुई थी और इसे सिंधिया काल की बेहद दुर्लभ ऐतिहासिक धरोहर माना जाता है।
इसका वजन करीब 3 से 3.5 टन बताया जा रहा है। जांच में सामने आया है कि चोरों ने सीधे चोरी नहीं की थी। पुलिस के अनुसार उन्होंने 5 जुलाई को किले की रेकी और तोप को उसके स्टैंड से गिराने की कोशिश की, लेकिन भारी वजन के कारण उसे नहीं ले जा सका। इसके बाद 15 से 16 जुलाई की रात को वे लोडिंग वाहन लेकर लौटे और किले की पिछली ओर से अंदर घुसकर तोप को उठाकर फरार हो गए। अब तक की जांच में मध्य प्रदेश और राजस्थान पुलिस की संयुक्त टीम राजस्थान के करौली जिले तक पहुंच जा चुकी है। वहां 2 संदिग्धों की हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पुलिस ने जेसीबी मशीनों और मेटल डिटेक्टर की मदद से कई जगह खुदाई भी कराई, क्योंकि आशंका थी कि तोप को जमीन में छिपाया गया है, लेकिन अभी तक तोप बरामद नहीं की जा सकी है। पुलिस को शक है कि इस चोरी के पीछे अंतर्राष्ट्रीय एंटीक तस्करी गिरोह हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार इस तरह की ऐतिहासिक तोप की काला बाजार में करोड़ों रुपए तक कीमत लग सकती है। इसी वजह से जांच एजेंसियों से इसे साधारण चोरी नहीं बल्कि संगठित तस्करी के एंगल से भी देखा जा रहा है। फिलहाल स्थिति यह है, तोप अभी बरामद नहीं हुई है, जांच जारी है, संदिग्धों से पूछताछ चल रही है और पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी भारी भरकम ऐतिहासिक तोप किले से बाहर कैसे निकली गई और सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक कैसे की जा चुकी है। देश भर में E20 पेट्रोल को लेकर बहस तेज हो गई है। सबसे पहले समझते हैं कि E20 पेट्रोल आखिरकार होता है क्या है। E20 का मतलब है 80% सामान्य पेट्रोल और 20% एथेनॉल मिश्रण। एथेनॉल का जैव ईंधन बायोफ्यूल है, जिसे गन्ना, मक्का, टूटे चावल और अन्य कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। सरकार का कहना है कि E20 पेट्रोल लागू करने का उद्देश्य विदेशों से कच्चे तेल का आयात कम करना, प्रदूषण घटाना और किसानों को एथेनॉल के लिए अतिरिक्त बाजार उपलब्ध कराना है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से E20 पेट्रोल को लेकर विवाद भी बढ़ा है। कई वाहन मालिकों ने माइलेज कम होने और गाड़ी के प्रदर्शन पर असर पड़ने की शिकायत की है। इस मुद्दे पर संसद में भी सवाल उठे हैं। सरकार ने जवाब दिया है कि पुराने E10 वाहनों से माइलेज लगभग 3 से 5% तक कम हो सकता है, लेकिन बड़े पैमानों पर इंजन खराब होने की कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं मिला। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि फिलहाल E20 से आगे यानी 20% से अधिक एथेनॉल मिश्रण बढ़ाने का कोई योजना नहीं है। देश भर में E20 नीति जारी रहेगी और इसे वापस लेने का कोई भी फैसला नहीं किया गया है। यानी सरकार का दावा है E20 पेट्रोल लंबे समय में देश और किसानों के लिए फायदेमंद है, जबकि कुछ वाहन मालिक माइलेज और प्रदर्शन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आने वाले समय में यह देखना होगा E20 पर चल रही बहस का क्या असर होता है और वाहन कंपनियों तथा सरकार लोगों की चिंताओं का समाधान कैसे करती है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से भारत के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। अब तक भारत के खाते में कुल 2 पदक आ चुके हैं। पहला पदक पैरा पावर लिफ्टिंग में झंडू कुमार ने कांस्य जीतकर दिलाया। इसके बाद वेट लिफ्टिंग में चानबम ऋषिकांत सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता और स्नेच में नया कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया। आने वाले दिनों में भारत की उम्मीदें मीराबाई चानू, मुक्केबाजों, पहलवानों और अन्य खिलाड़ियों से है, इसलिए अगले कुछ दिनों में भारत के पदकों की संख्या तेजी से बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में मानसून ने इस समय विकराल रूप धारण कर लिया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण पंजाब प्रांत के कई इलाकों जलमग्न हो गए हैं। सबसे पहले ज्यादा असर गुजरांवाला, रावलपिंडी, नारोवाल, गुजरात और झेलम जैसे क्षेत्रों में देखा जा रहा है, जहां सड़कों पर पानी भर गया है, कई घर क्षतिग्रस्त हो गए और जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। पाकिस्तान के प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण PDMA के अनुसार मौजूद मानसून दौर से केवल पंजाब प्रांत में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 183 लोग घायल हुए हैं। अधिकांश मौतें मकानों की छत गिरने, बिजली का करंट लगने और बारिश से जुड़े अन्य हादसों में हुई है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन हाई अलर्ट पर है। कई निचले इलाकों में पानी भर गया है और राहत एवं बचाव दल लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। डेक, नाले और कुछ तटबंधों में आई टूट फूट की मरम्मत भी की गई है, ताकि बड़े पैमाने पर बाढ़ को रोका जा सके। हालांकि चेनाब और रावी जैसे नदियों के जलस्तर पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। पाकिस्तान मौसम विभाग ने चेतावनी दी है 29 जुलाई से एक और बारिश का दौर शुरू हो सकता है। ऐसे में कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। यानी पाकिस्तान में मानसून अभी थमने वाला नहीं है। अगर अगले कुछ दिनों में भी इसी तरह बारिश जारी रही तो हालत और भी गंभीर हो सकते हैं।